होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो यस, आज से हम एक नई सीरीज यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, मैकमिलियन समरी। यानी आपके जितने भी बीआरबीएल के अंदर में मॉड्यूल हैं, आप सभी को पता है 4 मॉड्यूल है सर हमारे बीआरबीएल के सब्जेक्ट में। वो चारों ही मॉड्यूल का हर एक यूनिट का आपका क्या होने वाला है, यहां पे समरी यहां पे आप लोगों को मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर की समरी यहां पे कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे कि आपको मजा भी आ जाएगा और हर एक कंसेप्ट को समराइज वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। और हर एक कंसेप्ट में जहां जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी मार्क करके दूंगा। फिर मैं लेके आऊंगा यहां पे मैकमिलन के आपके एमसीक्यूज। तो उसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। जितने भी मैकमिलन के एमसीक्यूज हैं वो भी हम यहां पे कवर कर लेंगे। आज के स्पेशल सेशन है हमारे पास और फर्स्ट है यहां पे मैकमिलियन समरी का। तो यस, हमें ब्लेसिंग्स यहां पे रिक्वायर्ड है, किसकी? माता जी की। आप देख सकते हो यहां पे पिक्चर हमारे पास सरस्वती माता जी की। क्या मेरा ऐसा मानना है कि इनकी ब्लेसिंग्स आपके भी लाइफ में बहुत ही हेल्प करेगी। एंड मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि यस, अगर इनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। ये लिटरली मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि माता जी हमेशा आपको बैठे हुए ही मिलेंगी और इनको यहां पे इनकी आराधना करना, इनको पाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार ही अगर इनकी ब्लेसिंग्स मिल गई तो लाइफ टाइम आपके साथ कहीं ना कहीं यहां पे चलने वाली है। तो माता जी की ब्लेसिंग्स के साथ आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर का आपका क्या होगा, यहां पे समराइज वर्जन आपको मिलेगा। एक समरी, एक क्या सकते हो चेरी ऑन द केक, इतना अच्छे तरीके से समराइज आपको मिल जाए कि मजा ही आ जाए। कुछ और यहां पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे पास ना हो समरी से रिलेटेड। तो आइए यहां पे ब्लेसिंग के साथ आज का सेशन हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से इस सेशन को तो पहले आप लाइक कर दो। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। पहले आप लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ यहां पे शेयर कर दीजिए। तो सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को पहले लाइक करो। और आज से हमारा ये डे 1 है, यूनिट नंबर 1 की समरी हम देखने वाले हैं, जिसमें मैकमिलन समरी आपको मिलेगी। इसमें हम चारों ही मॉड्यूल करेंगे। आपके जितने भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, चारों मॉड्यूल आपका होने वाला है। जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल आपका फर्स्ट डे और आपका फर्स्ट यूनिट यहां पे होगा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सेशन में जाने से पहले, आप सभी को पता है कि ऑल बोर्ड के एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है। अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से करिए। और जेआईबी सीआईबी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडिया लीडिंग एजुकेटर के साथ आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होगी, ये मैं इसका एश्योरेंस आपको देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को यहां पे आप लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ यहां पे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर, इन सभी का जितना भी हम कंटेंट करेंगे, क्या इसकी पीडीएफ मिलेगी हमें? ऑफ कोर्स मिलेगी। कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे ही नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन, आपकी रेगुलर बैच, रिवीजन बैच, क्रैकर बैच, सब कुछ का एक्सेस आपको वन शॉट सिंपल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, जो है आपका सीआईबी सुपर एलीट। तो सीआईबी सुपर एलीट में अगर आप यहां पे सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और चारों ही सब्जेक्ट विद इलेक्टिव का एक्सेस एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा कोड लगाना ना भूलिएगा, अजय कोड, इफ यू वांट टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ व्हाट, मोर देन 50% डिस्काउंट में मेरा कोड लगाना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल कोड जरूर होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमारे पास, द स्ट्रगल ये टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। यानी आज जितनी अगर हम एफर्ट कर रहे हैं ना सर, इसका एफर्ट का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कल हमें मिलने वाला है। तो आज आपको ये लगेगा कि सर इतनी हम अपनी जॉब को मैनेज कर रहे हैं, फिर अपनी क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं, सर बहुत ही हेक्टिक हो रहा है। बिलीव मानो, जुलाई 24 में मेरे ही बैंकर ने 92 मार्क्स, 91 मार्क्स, 89 मार्क्स, 86 मार्क्स, ऐसे ऐसे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। और उन्होंने भी अपनी 6 महीने की ऐसी प्रिपरेशन की कि उनका रिजल्ट इतना ट्रेमेंडस आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीआईबी को इतने अमेजिंग मार्क्स से उन्होंने कवर किया है।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन सभी एस्पिरेंट के लिए मैंने बेंचमार्क ही चेंज कर दिया था। इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग द 50% यू हैव टू बी स्कोर द 80+, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में हमेशा बड़ा टारगेट होना चाहिए, छोटे छोटे तो ऐसे ही अचीव हो जाते हैं। सो यस, आज आपको लग रहा होगा कि सर ये स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जिस दिन आपका दिसंबर 24 में एग्जाम होगा या आपका जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट उसमें एग्जाम आपका होगा, तो ट्रेमेंडस आप लोगों का रिजल्ट आएगा। चलिए यहां पे सेशन को स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव वाइब के साथ, और आज सबसे पहले हम सारी चीजों को समराइज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका होने वाला है, आप सभी को यहां पे पता है। तो इसमें सर हमारे पास पहला चैप्टर है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंक। तो मैं आप लोगों से ये चैप्टर को समराइज करने से पहले एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे यहां पे निधि कंपनी के अंदर में डिपॉजिट कर लो, मेरा काम भी सेम बैंक की तरह है, मैं भी आप लोगों से डिपॉजिट को लेता हूं और आप लोगों को ही लोन एडवांसेस देता हूं एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पे। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को यह बोला कि आप बैंक की जगह मेरे पास डिपॉजिट कराओ, मैं आप लोगों को 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, वहीं बैंक क्या देगी आपको? बैंक 4% इंटरेस्ट देगी। तो आप अगर इस पोजीशन पे होते तो क्या आप मेरे पास डिपॉजिट रखते? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो मुझे। यस सर, अजय सर तो वही है ना जिन्होंने इतना ट्रेमेंडस रिजल्ट दिया, 91 मार्क्स 92 मार्क्स बैंकर स्कोर करते हैं। सर हमारी बात होती है आपसे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब आप डिपॉजिट की बात करोगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स में आओगे। आप बोलोगे यस सर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट बैंक के पास रखेंगे। द रीजन इज दैट बैंक को रेगुलेट किया जाता है। समझिएगा, आप ये बोलोगे कि सर बैंक हमारी रेगुलेट होती है, किसके थ्रू रेगुलेट होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सर ये दो ऐसे एक्ट हैं जो कि बैंक को रेगुलेट यहां पे करती है। सर आपको रेगुलेट करने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। पैसा लेके भाग जाओगे तो सारा का सारा पैसा सर हमारा डूब जाएगा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कल को अगर बैंक यहां पे लिक्विडेट होती है तो हमारा यहां पे DICGC भी है। DICGC यहां पे हमें कितने का प्रोटेक्शन सर प्रोवाइड करके देगा? 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा सर? इंश्योरेंस मिलेगा। तो हम तो सर आपके पास डिपॉजिट नहीं रखेंगे क्योंकि हम इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। और सुनो, ये जो 5 लाख रुपए है, जैसे कोई बैंक में मोरेटोरियम पीरियड लगेगा या लिक्विडेशन में जाएगी, ये 90 दिन के अंदर में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए विद इन 90 डेज रिटर्न होगा, तो हम आपके पास डिपॉजिट क्यों ही रखे? ये जब आपने यहां पे ये बोला कि सर बैंक यहां पे रेगुलेट होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से और RBI एक्ट से, मेरा अगला क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि क्या आपको ये पता है कि यह एक्ट बनता ही कैसे है? आप ये जरूर कह रहे हो कि RBI के पास इंपावर है, बैंक को रेगुलेट करती है, वॉच डॉग है, वो सुपरवाइज करती है, लेकिन ये सारी पावर एक्ट के अंदर में दी गई है। एक्ट बनता कैसे है? तो एक्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में पावर दी गई है आपके यहां पे किसको? आपके यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो लॉ को बना सकती है और स्पेसिफिक पावर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को दे सकती है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं ना, तो हमारे पास यहां पे 3 यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आते हैं। 4th पिलर भी होता है जिसे मीडिया बोला जाता है, वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हम हमारे रिलेटेड नहीं है। देखिए हमारे पास सबसे पहला पिलर होता है लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, सेकंड हमारे पास होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और थर्ड हमारे पास होता है जुडिशरी बॉडी। देखिएगा, जब मैं यहां पे कहूं तो सबसे पहले एक क्या किया जाता है? बिल को प्रेजेंट किया जाता है। बिल को सर कहां पे प्रेजेंट किया जाता है? अगर ये बिल हमारे पास सेंट्रल बिल है, सुनिएगा, अगर ये हमारे पास सेंट्रल बिल है तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लोकसभा और राज्यसभा से एक बारी पास होने के बाद नेक्स्ट हमें कंसेंट लेना पड़ता है। सर किससे कंसेंट लेना पड़ता है? प्रेसिडेंट से कंसेंट यहां पे लेना पड़ता है, और प्रेसिडेंट से कंसेंट लेने के बाद जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है। द डे द बिल बिकम नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, आपका बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो सर आपने ये बोला लेजिस्लेटिव बॉडी, ये कंसिस्ट किससे करता है? देखिएगा, लेजिस्लेटिव बॉडी आपका कंसिस्ट करता है दो चीजों से। पहला आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा। इनका मेन काम क्या है? कानून को बनाना। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉ को यहां पे बनाना। देखिए अब एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है? इसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका काम है यहां पे एग्जीक्यूट करना जो लॉ यहां से बना है। ये लॉ को पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। और आपका जुडिशरी बॉडी कंसिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इसका मेन काम है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और अदर पब्लिक मैटर में कोई भी डिस्प्यूट आया तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना। नेक्स्ट सर, अब हम समझ चुके हैं एक्ट बनता कैसे है। पढ़ने क्या वाले हैं आज के सेशन में? आज के सेशन में बैंक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आज के सेशन में समराइज करेंगे हम सेक्शन 49A को। आज के सेशन में समराइज करेंगे सेक्शन 22 को, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को, एग्जम्पशन को। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आप समझिएगा बैंक, तो बैंक जैसे ही हमारे पास दिमाग में आता है तो मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि बैंक को कहीं पे डिफाइन तो किया होगा। हां सर, बैंक को जो डिफाइन किया है वो आपके सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बैंक आपका क्या है। बैंक का मेन पर्पस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। फॉर द व्हाट? For the purpose of granting लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए हमारे पास बैंक का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं आप लोगों से डिपॉजिट पूछता हूं तो डिपॉजिट का मतलब यहां पे क्या होगा? डिपॉजिट्स ऑफ मनी ओनली। सिर्फ और सिर्फ मनी की ही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होगी। और डिपॉजिट्स आपका किससे? फ्रॉम द पब्लिक। फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से क्या करना? यहां पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ये हमारे पास क्या हो गया? बैंक की डेफिनेशन सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये जितना भी पैसा होगा इसे क्या कर सकते हैं? इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं कस्टमर। ये क्या होगा आपका? इट्स अ विड्रॉएबल बाय चेक। क्या होगा? चेक के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू हमारे पास ये विड्रॉ हो सकता है और किसी भी तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हो। रीपेबल ऑन डिमांड आपका होगा। यानी जितना भी ये डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स आपका क्या होगा? रीपेबल ऑन डिमांड। हो गया समराइज आपका? क्या हो भी गया सर? हां, कर लिया हमने पूरा का पूरा सेक्शन। देखो पूरा समराइज कर दिया मैंने इसको। सेक्शन 5 सबसेक्शन बी का समराइजेशन हो भी गया। तो क्या कहता है हमारे पास? अगर मैं आपको बताऊं तो एसेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है? यहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। देखिए क्या है आपके पास? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करना? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और सुनो, ये जो डिपॉजिट्स है सिर्फ और सिर्फ किससे? पब्लिक से ही यहां पे डिपॉजिट माना जाएगा। और डिपॉजिट्स ऑफ व्हाट? मनी ओनली, और कुछ नहीं यहां पे बोला गया है। सुनिएगा, और हमारे पास क्या कर सकती है? बैंक एक्सेप्ट तो कर सकती है, लेकिन ये रीपेबल ऑन व्हाट रहेगा? रीपेबल ऑन डिमांड। तो आपके अलग अलग क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक ही सेक्शन के अंदर में 4 तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 49A। सेक्शन 49A आपका क्या कहता है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। ये सेक्शन थोड़ा सा बदतमीज है। कहता है डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय व्हाट? विड्रॉएबल बाय चेक। सबसे पहले समझिएगा, इसको समराइज कर देता हूं मैं, फिर प्रोविजन भी देखेंगे। हमारे पास सेक्शन 49A इससे डील करता है, विच इज व्हाट? विच इज डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। ये सेक्शन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स, और कोई नहीं कर सकता। यानी ये कहता है नो पर्सन, हाँ, नो पर्सन अदर देन व्हाट? बैंक, other than bank, Reserve Bank of India, State Bank of India can
एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट द व्हाट, डिपॉजिट। ये सेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। ये कहता है कि कोई भी और पर्सन बैंक को छोड़ के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिपॉजिट। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस इंस्टीट्यूट को नोटिफाई किया वही कर सकता, और कोई कर ही नहीं सकता। मेरा ये क्वेश्चन था कि बाकी जो यहां पे एक्सेप्ट करना चाहते डिपॉजिट्स, क्या वो नहीं कर पाएंगे? तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड था मेरे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। सुनिएगा, नॉन बैंकिंग एंटिटीज। तो जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज है, क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती? तो इसमें हमारे पास बाइफर्फिकेशन आ गया। देखिए, अगर हमारे पास यहां पे कोई इंडिविजुअल है, देखिएगा, अगर यहां पे कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर्म हो गया आपका, प्रोफेशनल हो गए, दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये क्या कर सकते हैं? ये भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन लिखवा रहा हूं जो कि आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। बट इन्हें क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? कंप्लाई विद सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इन्हें सेक्शन 73 से सेक्शन 76 यहां पे क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारे पास, अब बताइए ये कि एक्सेप्टेंस ऑफ यहां पे डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इफ दे कंप्लाई विद, किसके साथ कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा? सर, दो चीजों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1998 मानना पड़ेगा इन्हें। और जो दूसरी चीज है हमारे पास, वो दूसरी चीज कौन सी हो गई? यहां पे अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन अंडर चैप्टर 3 बी, अंडर चैप्टर 3 बी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये दोनों चीजें देखो, समराइज कर दिया, कितना ब्यूटीफुल समराइज हो रहा है। मैं रीड भी कर देता हूं साथ साथ में। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज, क्या ये लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर्म और प्रोफेशनल, ये भी कर पाएंगे, लेकिन इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 तक। और एनबीएफसी अगर एक्सेप्ट करना चाहती है तो सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि यहां पे जब डिपॉजिट की बात की जा रही है तो कौन सा डिपॉजिट्स? ओनली टर्म डिपॉजिट, ओनली व्हाट? टर्म डिपॉजिट्स। सिर्फ और सिर्फ ये टर्म डिपॉजिट्स को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और कोई डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर नहीं सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसका एक्चुअल प्रोविजन पढ़ते हैं हमारे पास, डिपॉजिट्स विच इज विड्रॉएबल बाय चेक। तो बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है आपका, सेक्शन 49A, लेकिन थोड़ा बदमाश सेक्शन भी है। ये कहता है कि कोई और पर्सन अदर देन आपका बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको छोड़ के और कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता विच इज विड्रॉएबल बाय चेक, या कोई सेविंग स्कीम है तो वही कर सकती है। और बाकी का जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को समराइज करके दे दिया कि अगर इंडिविजुअल करना चाहते तो उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 73 से सेक्शन 76। एनबीएफसी करना चाहते तो पहली बात वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकती है टर्म डिपॉजिट को ही, और दो चीजें कंप्लायंस करनी पड़ेगी, ये एंड है, ये दोनों ही चीजें इन्हें माननी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स डायरेक्शन 1998 और अदर डायरेक्शन प्रिस्क्राइब अंडर चैप्टर 3 बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट।
अब सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एक पॉइंट कि अगर यहां पे कोई भी हमारे पास बैंक है तो वो बैंक बनने के लिए या कमेंस करने के लिए, सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा पॉइंट करवा रहा हूं, एनी एंटिटी हु wants to commence or carry दी बैंकिंग बिजनेस, अगर वो यहां पे हमारे पास बैंकिंग बिजनेस को करना चाहती है तो उन्हें दो चीजें फॉलो अप करनी पड़ेगी। कौन सी दो चीजें फॉलो अप करनी पड़ेगी? देखिएगा, पहली चीज या तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, या फिर इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 और आपका स्पेशल एक्ट के अंदर में, या तो स्पेशल एक्ट या तो कंपनीज एक्ट, इसके अंदर में करवा लो, आप यहां पे ऑपरेट कर सकते हो। या दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकल के आता है कि दूसरी चीज आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या? ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम होम, लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से, अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन 22। तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एज अ बैंक की सर्विसेज दे सकते हो। समझ में आया? अब सुनिएगा, अब जब आपके पास ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग कंपनी, ये सब आप लगा सकते हो। लेकिन सुनिएगा, हमारे पास क्या है, एग्जम्पशन यहां पे दी गई है, एग्जम्पशन फ्रॉम यूजिंग बैंक, बैंकर एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम, बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग कंपनी एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम। ठीक है, सुनिएगा यहां पे कि इनको क्या बोला गया है कि आप यहां पे एग्जम्पशन आपको हम देते हैं कि आपके पास भले ही लाइसेंस नहीं है फिर भी आप अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी लगा सकते हो। वो चार सिचुएशन जो कि मैं आप लोगों को समराइज करके यहां पे दे रहा हूं। सुनिएगा, अगर आप यहां पे क्या हो, सब्सिडरी किसके, ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंकिंग कंपनी, अगर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या हो, हमारे पास सब्सिडरी हो, तब आपके पास एग्जम्पशन है, भले ही लाइसेंस नहीं है फिर भी एज अ बैंक, बैंकिंग कंपनी आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है एसोसिएट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। सुनिएगा, एसोसिएट्स ऑफ व्हाट, एसोसिएट्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। और हमारे पास यहां पे क्या आता है, हमारे पास थर्ड आता है आपका बहुत ही प्यारा सा पॉइंट, जो कि है क्या, जो कि है हमारे पास यहां पे प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास आती है, या कोई भी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो। हाँ, फोर्थ पॉइंट आता है एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म्ड हो, फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ व्हाट, एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी अदर बैंकिंग कंपनी, एनी अदर व्हाट, बैंकिंग कंपनी, किसी और बैंकिंग कंपनी। तो ये चार पॉइंट आप लोगों को रंग बिरंगे याद करने हैं। ये आपने याद कर लिए तो अपने 2 से 3 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। सर क्वेश्चन ये आता है ना, हमें ये नहीं पता बिल्कुल भी कि सब्सिडरी कब बना जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं सब्सिडरी कब बनती है। सब्सिडरी आपके 2 कंडीशंस में बनती हैं, एक मेजॉरिटी, मेजॉरिटी स्टेक यहां पे होना, मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी स्टेक ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यानी एक कंडीशन या तो ये सेटिस्फाइड कर लो मोर देन 50% वाली, या आप यहां पे कंट्रोल कर रहे हो किसको, कंट्रोल ऑफ मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ज्यादा लोन दे दो
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही कंट्रोल कर लो। तो ये दो सिचुएशंस, इन दोनों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन भी सेटिस्फाइड हुई तो आप यहां पे सब्सिडरी बना सकते हो। एसोसिएट का मतलब क्या होता है सर? एसोसिएट का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना, यानी कितना कंट्रोल होना, कंट्रोल यहां पे 20% से ज्यादा, बट अप टू व्हाट 50% तक यहां पे होना चाहिए। तो ये चार लोगों को बोला गया है कि भले ही आपके पास क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फिर भी बैंकिंग बैंकर कंपनी अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। देखते हैं जितनी भी चीजें पढ़े क्या वो सही भी पढ़े हैं कि नहीं। तो हमारे पास क्या कहता है कि एग्जम्पशन दिया गया है। सेक्शन 22 आपका किससे डील करता है? आपका डील करता है लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी। समझिएगा, सेक्शन 22 आपका किससे डील करता है? लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब लेकिन इसमें क्या है हमारे पास? इसमें मिली हुई है एग्जम्पशन। किसको मिली हुई है वो पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला पॉइंट्स हमारे पास है सब्सिडरी हो किसी भी बैंक का, दूसरा एसोसिएट हो किसी बैंक का, तीसरा प्राइमरी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो आप, या फोर्थ कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसे किसी एम्प्लॉय ने फॉर्म किया है। तो अगर आप ये चार कैटेगरी में आते हो तो भले ही आपके पास लाइसेंस ना हो फिर भी आप क्या यूज कर सकते हो? बैंकर कंपनी अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स आपके यहां पे जो कि एग्जाम में इसके ऊपर में क्वेश्चंस आपके बनते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनी। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि एक बैंक है तो बैंक के पास पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है, तो पब्लिक के पैसे को क्या मिस यूटिलाइजेशन किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हमारे पास सेक्शन 9 हमारे पास आता है, बहुत ही प्यारा सा सेक्शन। सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर खुद के यूज के लिए नहीं है तो कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी आप अक्वायर कर ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर आपने किया तो एक टाइमलाइन दे रहे हैं, इस टाइमलाइन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दो, अदरवाइज वायलेशन ऑफ एक्ट होगा। तो कहता है हमारे पास कि कोई भी बैंकिंग कंपनी होल्ड नहीं कर सकती कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी, अदरवाइज एक्सेप्ट दिखा हुआ है, अगर आपके खुद के यूज के लिए है तो कर लो, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। सुनिएगा, नेक्स्ट कहता है कि अगर आपने किया भी है तो आपको ये 7 साल के अंदर में, देखिएगा यहां से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। ये आपका क्वेश्चन वाला पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन वाला पॉइंट है। आपको क्या करना पड़ेगा? इससे डील करना पड़ेगा या ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल परमिशन है, देखिए यहां पे भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल प्रोविजन है तो 5 साल तक और बढ़ा दिया जाएगा, कुल मिला के 12 साल तक का होगा। लेकिन एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब ये पब्लिक इंटरेस्ट के हित में होगा। ठीक है, चलिए सेंट्रल बोर्ड के कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं। बड़ा सा प्यारा कॉम्पोजिशन है हमारे पास। क्या कहता है कि एक बैंकिंग कंपनी के सुपरिटेंडेंस और रेगुलेशन की बात करें तो कौन करेगा? सेंट्रल बोर्ड करेगा। और सेंट्रल बोर्ड के कॉम्पोजिशन पे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकती है। देखिएगा हमारे पास क्या होता है सेंट्रल बोर्ड के कॉम्पोजिशन में। मैं आपको बताऊं, जनरल सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शंस जो भी बैंकिंग बिजनेस का करता है वो सेंट्रल बोर्ड करता है। और इसकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, साथ में बोलिए एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 ऐसे हमारे पास डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 10 ऐसे डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 4 ऐसे डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं। तो 2 4 10, 2 4 10 इस तरीके से याद करना है। आपका गवर्नर 1, 4 डिप्टी गवर्नर, फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हमारे पास 10 डायरेक्टर जो कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और ये 4 डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे एक एक लोकल बोर्ड्स को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं।
तो ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्पोजिशन। सर क्या याद हो गया हमें? एक बार फिर से हमें समराइज कर दो। यस, एक हमारा गवर्नर, 4 आपका डिप्टी गवर्नर, 2 गवर्नमेंट के, यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे 2 ऐसे आपके ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, 4 डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपका यहाँ पे 10 डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द लोकल बोर्ड्स। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड वाला हो गया। लास्ट वाला पॉइंट यहां पे करते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। समझिएगा कि नॉन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? हाँ, नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? सुनिएगा, ये 2 सिचुएशन में नहीं होगा। आपका अगर प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं है, और आपका यहां पे हमारे पास यहां पे एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका देखिएगा एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी whose principal business is providing what? Is providing long-term finance to agriculture sector, to what? एग्रीकल्चर सेक्टर। समझिएगा, ये पॉइंट्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। और सर अगर आप ये बोल रहे हो कि इसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो इन पे अप्लाई क्या करेगा? इस पे आपका अप्लाई होता है नाबार्ड एक्ट, ठीक है? इस पे आपका नाबार्ड एक्ट 1981 क्या करता है? यहाँ पे अप्लाई करता है, ठीक है? ये अप्लाई करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है। ध्यान से आप सुनिए, अगर प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई भी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 24 में इंस्टीट्यूट इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछेगी। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या कहता है। ये पॉइंट आपका क्लियरली कहता है कि हमारे पास जो मर्जी लिखा हो आपके नाबार्ड एक्ट में, आपके नाबार्ड एक्ट 1981 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रही है किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आज का आपका यहाँ पे क्या, आज का आपका ये समरी यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं ये समरी आपको अमेजिंग लगी होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से करो। मजा आया ना? हाँ सर मजा आया। और ऐसे ही पूरी डेप्थ में एक एक चीज करना चाहते हो, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हो, तो ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और उसमें सीआईबी सुपर एलिट ले लो, क्योंकि इसमें आपके चारों सब्जेक्ट विद आपके इलेक्टिव भी कवर है। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, कुछ और लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इसमें रेगुलर बैच, रिवीजन बैच, क्रैकर बैच, क्रैश बैच, मैराथन बैच, बूस्टर बैच, कैप्सूल बैच, इंडिविजुअल बैच, मास्टर बैच, सब कुछ कवर है। बहुत ही इफेक्टिव ये सीआईबी सुपर एलिट का सब्सक्रिप्शन। और सुनो, अगर आपने अजय कोड लगाया तो ये मैक्स टू मैक्स आपको डिस्काउंट है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। इंडिया के टॉप एजुकेटर जिन्होंने रिजल्ट दिया है उनसे आपकी प्रिपरेशन होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी यहां पे अपने सीआईबी को क्रैक कर पाओगे। और ये जितनी भी चीजें लिखी है या पूरा कंटेंट आपको ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्स सेक्शन में यहां पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ पूर्ण विराम देते हैं सेशन को। वीडियो को लाइक करके जाएगा, एप्लीकेशन को यहां पे इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन फ्रूटफुल लगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर दो, पेड पे देख रहे हो तो अपना फीडबैक दो। आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड द वैल्यूएबल कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। अच्छा लगा ये समरी सेशन? बताओ अपने कलीग को, बताओ अपने बैंकर्स को, और सुपर एलिट का सब्सक्रिप्शन लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां पे सीआईबी को आप यहां पे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आएंगे अगले सेशन में सेकंड चैप्टर के साथ, उसकी समरी यहां पे करेंगे अमेजिंग तरीके से। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।